हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी के एग्जाम को सीजी टेट का जो एग्जाम है मात्र एक दिन रह गए हैं और आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जब एग्जाम बहुत पास आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत सारा थ्योरी पढ़ने में ध्यान नहीं देना है, बहुत सारा बुक इधर उधर की चीजें, नई चीजें पढ़ने में ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए और पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बायोलॉजी के जो आपके सीजी टेट पेपर 2 में आ सकते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस को एनालाइज किया, अच्छे से सॉल्व किया और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लगभग 1 घंटे और 25 मिनट का वीडियो है, कल का वीडियो जाके आप जरूर देखें। और उसके बाद फिर उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर नए क्वेश्चंस मैंने खुद से प्रिपेयर किया है जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ उनके ऑप्शंस को भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक सिलेबस वही है ना। आपके जो सीजी टेट पेपर 2 के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक से यहां पर क्वेश्चन लिया गया है और इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, पिछले बार भी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम हुआ था, उसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे और एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस वहां से आए हुए थे। तो यहां पर भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी में आएंगे, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में आया है 5 से 6 क्वेश्चन, तो इस बार भी वही आना चाहिए। और 5 से 6 क्वेश्चंस अगर यहां से आपके बन जाएंगे तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप सभी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी के अच्छे अच्छे कंटेंट मैं नहीं, ऐसे हमारे व्यूअर्स जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, कमेंट करे हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को क्या करके रखना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो अगर पसंद आएगा तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, कर देना। ठीक है, और हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। whomsoever it may concern, बॉटनी जूलॉजी के टेस्ट सीरीज हैं और सीजी सेट और पीजीटी बायोलॉजी के वीडियो कोर्स हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन वगैरह ज्यादा नहीं करते। ठीक है, और हाँ एक चीज है कि ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो कहां पर मिलेगा, बायोमास्टर लोकी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूं। ये हमारा वेबसाइट है जहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब को जरूर क्या करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको जानकारी यहां पर समय समय पर प्रदान की जाती है। ठीक है, और मुझे बायोमास्टर लोकी इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। डायरेक्ट मैसेज करके भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू पढ़ाई लिखाई। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ही बनाया गया है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बट डेफिनेटली क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो, कुछ 35 से 40 क्वेश्चन है, हार्डली 1 घंटा से 1 घंटा 15-20 मिनट लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। अब आप तो वीडियो देख रहे हो तो आपको तो पता है कितना टाइम का है, मुझे अभी नहीं पता कितना देर तक जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, क्वेश्चन ये बोलता है हमारा, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का, जैसे आपको चोट लग जाती है ना, ना लगे वैसे चोट, लेकिन अगर लग जाती है तो वहां से ब्लड बाहर आता है, लहूलुहान हो जाता है, खून निकलता है। ठीक है, और उस ब्लड, वो जो ब्लड है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या बना लेता है, थक्का बना लेता है, खून जम जाता है। तो वहां पर एक विटामिन काम करता है, वो विटामिन कौन सा है, वो विटामिन है विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के। अब बाकी विटामिन क्यों नहीं है, विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है आपका रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस करवाता है, आंख से संबंधित ये विटामिन है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है तो। ठीक है, विटामिन डी ये है हमारा हड्डियों से संबंधित, रिलेटेड टू बोन, रिलेटेड टू बोन, मतलब यहां पर
ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विटामिन डी। किसके एब्जॉर्प्शन में? कैल्शियम के अवशोषण, कैल्शियम आयन के अवशोषण में, कैल्शियम आयन के अवशोषण में क्या करता है? ये मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। छोटी आंत में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी मदद करता है। और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, हम कार्बोनेट नहीं, सिर्फ कैल्शियम से बनी होती है हमारी बोन, तो इसीलिए रिलेटेड टू बोन अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपको बोन से संबंधित बीमारी हो सकती है, जैसे कि बच्चों में रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है, बोन से संबंधित बीमारी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ओके, और विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्कर्वी बीमारी, स्कर्वी डिसीज आपका विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी डिसीज, ठीक है। और ये स्कर्वी डिसीज क्या है भाई साहब? ये जो स्कर्वी डिसीज है ये है बेसिकली, स्कर्वी डिसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें होता क्या है? गम्स में ब्लीडिंग, ये मसूड़े है ना दांत के, है ना, तो वहां पर ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स। क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, है ना, ब्लीडिंग गम्स होता है। और स्किन संबंधी बीमारी है ये, ठीक है, स्किन, ठीक है, स्किन में बीमारी हो जाती, मतलब स्किन गलने लग जाते हैं अगर स्कर्वी बीमारी हो गई तो, ठीक है, स्किन रिलेटेड, त्वचा, ठीक है, स्किन रिलेटेड बीमारी है। कोलेजन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है कौन? हमारा विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन के इसमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है भाई साहब। चलो, विटामिन के इतना डिटेल बहुत है, आगे बढ़े। अब वही आ गया क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? अभी जस्ट देखे, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी बीमारी, है ना, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी बीमारी, ठीक है। चलो, अब और आगे देखने की तो जरूरत है नहीं। अच्छा, जो भी पिछले वीडियो देखे थे उसमें मैंने बताया था सभी चीजों को, विटामिन बी1 के बारे में भी बताया था, बेरी बेरी रोग होता है ना, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी? बेरी बेरी रोग। विटामिन ए पता है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी पता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबरिंग में लिखते जाता हूं वैसे, क्योंकि नंबरिंग लिखेंगे तभी आप लोग कमेंट कर पाएंगे। पिछले वीडियो में एक दो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गलत हो गया था, क्रॉस चेक करा मैंने, तो कमेंट किए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने, पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो ऊपर नीचे होते रहता है, इंसान है, भगवान तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और उसके बाद ये है दूसरा, फिर थोड़ा स्पीड करेंगे अब, है ना। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, नंबरिंग नहीं लिखा गया है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? हमारे रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो यहां पर थायरोक्सिन नहीं होगा, थायरोक्सिन नहीं होगा, इंसुलिन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। एड्रिनेलिन नहीं होगा और ईस्ट्रोजन नहीं होगा। अब इन सब के बारे में फटाफट मैं आपको बता देता हूं, एकदम फटाफट बताऊंगा, ठीक है। थायरोक्सिन जो है आयोडीन से बनता है, ठीक है, आयोडीन चाहिए रहता है यहां पर थायरोक्सिन बनाने के लिए। कहां पर बनेगा ये आयोडीन? देखो, आयोडीन की जरूरत होती है थायरोक्सिन बनाने के लिए, और आयोडीन के साथ साथ ये बेसिकली बनेगा कहां पर? थायराइड ग्लैंड में बनता है। थायराइड ग्लैंड कहां पर होता है? थायराइड ग्लैंड हमारे गले के पास, यहां पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और थायरोक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर बीमारी, ठीक है। मतलब अगर आयोडीन आपके नमक में नहीं है, आयोडीन युक्त नमक नहीं खा रहे हो, है ना, तो भाई आपके बॉडी में थायरोक्सिन कम बनेंगे, और थायरोक्सिन कम बना मतलब क्या हो सकता है? ग्वाइटर की बीमारी, या घेंघा रोग बोलते हैं क्या, आई थिंक, है ना, ग्वाइटर, ग्वाइटर बीमारी, या इसे क्या बोलते हैं? घेंघा, घोंघा नहीं, घेंघा ही बोलते हैं आई थिंक, है ना, घेंघा रोग, ठीक है। ग्वाइटर की बीमारी होती है किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से। आयोडीन, आयोडीन हमको नमक से मिलेगा, और आयोडीन से थायरोक्सिन बनता है, मतलब थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बनता है। थायरोक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। अच्छा, इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन जो है कहां पर? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में एक स्पेशल रीजन होता है जिसे क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम का जगह होता है जहां पर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल और एक अल्फा सेल। ठीक है, बीटा सेल जो है क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, और अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। ठीक है, इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड के लेवल को क्या करता है भाई साहब, इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड के लेवल को, कल भी बताया था, ठीक है, ब्लड के लेवल को कम करता है, मतलब हमारे रक्त में, सॉरी सॉरी, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ठीक है, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है कम करके, और ग्लूकागॉन इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में, ऐसे करते हैं, ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्लड ग्लूकोज, ये क्या करता है, इंसुलिन कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये दोनों क्या है, हार्मोन है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या है, दोनों अपोजिट हार्मोन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है इंग्लिश में, एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं भाई साहब, ये है ना, एक दूसरे के, एक बढ़ा रहा है ग्लूकोज को, एक कम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये एंटागोनिस्टिक ही तो कहलाएगा। एक क्या कर रहा है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, और एक क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, जो कि कहां से सिक्रीट होते हैं, पैंक्रियास से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जावन का। ठीक है, चलो देखो, एड्रिनेलिन जो है हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कहां से, एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है, एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल मेड्यूला नाम के, देखो एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला। यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना, इतना डिटेल में वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन है, कौन सा रीजन है, आउटर रीजन, बाहर का रीजन है। ठीक, और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला जो कि इनर रीजन है। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला जो कि इनर रीजन है। अब देखो, ये जो एड्रिनल मेड्यूला है, यहीं से एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन नाम के दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, एड्रिनेलिन, देखो इतना डिटेल में अगर आप पढ़ लिए ना तो फिर तो भाई साहब बायोलॉजी के ज्ञाता हो जाएगा, ज्ञाता हो जाओगे। लेकिन ज्ञाता नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बता रहा हूं, मेरे को थोड़ी चीजें पता है तो ज्ञाता हूं, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ज्ञाता तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, और एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन, ठीक है, ये एड्रिनेलिन, चलो स्पेलिंग देख लेना। तो ये दोनों हार्मोन निकलते हैं कहां से, किडनी के एड्रिनल मेड्यूला से। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी तीन पार्ट होते हैं जिसको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है, उसमें ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेरिस, ऐसे तीन पार्ट होते हैं, और उनमें से भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो वो सब जानने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछे भाई साहब। ठीक है, सीजी व्यापम है, प्रीवियस ईयर ही रिपीट करेगा। अब ये जो एड्रिनेलिन है ना, इसे क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एड्रिनेलिन जो हार्मोन है, इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है क्या, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है, किसे, एड्रिनेलिन हार्मोन को। ठीक है, चलो क्यों, क्योंकि जब आप डरे हुए रहते हो, जैसे आपने कुछ कांड कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा कांड किया है जो बहुत ही डेंजरस, जिससे कि जो कांड अगर आपके पापा को पता चल गया तो फिर वो आपकी धुलाई कर देंगे। ठीक है, अब उनको पता चल गया वो कांड, आपके कांड के बारे में। ठीक है, तो आपके पापा आएंगे और उनके आने से पहले, मतलब आपको पता चलेगा कि आपके पापा आने वाले हैं, तो फिर आपके अंदर जो डर पैदा होगा, उस समय ये एड्रिनेलिन सिक्रीट होता है। कभी कभी आप कहीं से गिरने वाले हो, आपको पता है कि मैं गिरने वाला हूं करके, तब, या आप रात में कोई भूत देख लिए, है ना, तो आपको जो डर पैदा होगा ना, इसी एड्रिनेलिन की वजह से। एड्रिनेलिन
फाइट एंड फ्लाइट, मतलब या तो लड़ो या तो भागो, कटो या मरो, नहीं मरो या कटो, ऐसा वाला हार्मोन है ये, ठीक है, एड्रेनलिन। तो ये रहा भाई साहब, इतना डिटेल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ईस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, ठीक है, जो फीमेल बॉडी में कहां से निकलता है, ग्राफियन, जीई, हाँ, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इन कहां पर, ये ओवरी में, अंडाशय आई थिंक, नहीं ओवरी को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, ओवरी, ठीक है, हाँ अंडाशय ही बोलते हैं आई थिंक। तो ग्राफियन फॉलिकल, ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का हार्मोन बनता है, और ये फीमेल हार्मोन है, किसमें मदद करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, पीरियड्स के दौरान ये ऊपर नीचे होते रहते हैं हार्मोन्स, जिसकी वजह से हर 28 डेज में फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये रहा ग्राफियन फॉलिकल इन ओवरी, कहां से निकल रही है, ग्राफियन फॉलिकल से, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है बेसिकली, ठीक है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन ये था, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, अगर यहीं पर ग्लूकागोन रहता, इंसुलिन नहीं रहता, तो भी ऑप्शन आपका ग्लूकागोन हो जाता, ठीक है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा डिटेल हो जा रहा है, थोड़ा कम करते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है, विषाणु, वायरस के द्वारा कौन सा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस तो आपको पता है, टीबी ये जो है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ठीक है, नहीं आएगा, कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है ये सब। एड्स जो है आपके वायरस की, देखो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन सा, साल्मोनेला टाइफी, ये जो है आपके HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसे कहा जाता है। HIV वायरस नहीं बोलेंगे, सिर्फ HIV ही बोलेंगे, क्योंकि उसके नाम में ही वायरस है, ठीक है, HIV की वजह से होता है, इसकी वजह से HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एड्स की बीमारी होती है, ठीक है। और ये एक कैसी बीमारी है, ये एक ट्रांसफर होने वाली संक्रामक बीमारी है, ये संक्रामक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जा सकता है, ठीक है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, कौन सा, विब्रियो कॉलेरी, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पिछले लेक्चर में, आप जरूर जाके देखें, प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो ये भी है, लेकिन वो भी जाके देखें, लगभग 32 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, हाँ 30 से 32 क्वेश्चन था, सॉल्व किए हैं, है ना। चलो, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ठीक है, बोला जा रहा है अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार जल की गति को क्या कहते हैं, जल की गति, मतलब कि यहां पर बोला जा रहा है कि चलो एक कंटेनर बना दिए, और इसके बीच में यहां पर एक अर्ध पारगम्य क्या है, झिल्ली है, मतलब कि SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। अब इधर पानी ज्यादा भरा है मान लो, ठीक है, इधर पानी ज्यादा भरा है और इधर पानी कम भरा है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, कम से ज्यादा की ओर कि ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर पानी ट्रांसफर होगा, ठीक है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस, वाटर का ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य इसलिए क्योंकि वो आधी चीजों को पार होने देता है, सब चीज नहीं पार हो सकती, ठीक है, पानी को तो ट्रांसफर होने दे रहा है, लेकिन तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में अगर पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है, ये रहा ऑस्मोसिस, है ना। डिफ्यूजन क्या है भाई, डिफ्यूजन भी है, देखो ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहां पर पानी की बात नहीं होती, जब पानी की बात आती है तब उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजों का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। बट यहां पर गैस हो गया, और भी दूसरे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पानी है एक ग्लास, उसमें आप एक ड्रॉप, एक बूंद इंक डाल दो, क्या डाल दो, इंक, स्याही, है ना, तो वो इंक थोड़े देर में पूरे ग्लास में फैल जाएगा, ये क्या है, डिफ्यूजन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज्यादा सांद्रता वाले एरिया से कम सांद्रता वाले एरिया में चीजों का ट्रांसफर होना या मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप अगरबत्ती जलाए,
तो वो जो धुआं है, जैसे ये अगरबत्ती है, अभी इस अगरबत्ती से धुआं यहाँ निकल रहा है, ये धुआं यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, थोड़ी देर में वो सभी तरफ फैल जाएगा, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, धुएं का ट्रांसफर हो रहा है, गैस मूव कर रहा है ना, तो यही तो डिफ्यूजन है। ठीक है, और भी देख सकते हो, जैसे आपके किचन में कोई बढ़िया सा डिश बन रहा है, आप ले लो, क्या ले सकते हो, कोई सा भी डिश ले लो जो आपको पसंद हो, है ना। क्या खाना पसंद है आपको? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्या खाऊं, चलो जो भी, चीला खा लेते हैं, ठीक है, चीला का खुशबू आएगा लेकिन, है ना, कुछ भी खा सकते हैं ठीक है, तो किचन में कुछ भी चीज बन रहा है, वो उसका स्मेल आपके पूरे घर में फैल जाता है, क्यों? डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, आपने परफ्यूम लगाया, है ना, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी, तो परफ्यूम लगाया और सब तरफ एकदम महक ही महक हो गई, खुशबू फैल गई, तो ये क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब लेकिन अगर पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, और बीच में अगर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तब ये ऑस्मोसिस कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है पता है, यहां पर एनर्जी की आवश्यकता होती है, ये जो है ना, ये डिफ्यूजन जो है और ऑस्मोसिस जो है, ये कैसा ट्रांसफर है? पैसिव, मतलब कि नो एनर्जी। ठीक है, पेसिव, ये भी कैसा है? पेसिव, नो एनर्जी, पेसिव, PAS। ठीक है, पेसिव, नो एनर्जी, यहां पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नो एनर्जी। और ये जो है एक्टिव ट्रांसफर है। ठीक है, कैसा ट्रांसफर है ये? एक्टिव ट्रांसफर। ट्रांसपीरेशन क्या है पता है? वाटर का लॉस होना फ्रॉम प्लांट। ठीक है, क्या है ट्रांसपीरेशन? वाटर लॉस, वाटर का पानी का नुकसान होना, बेसिकली पानी का पौधों से उड़ जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। आई थिंक वाष्पोत्सर्जन बोलते होंगे, है ना। तो ये रहा वाटर लॉस। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला हिंदी है, ठीक है, थोड़ा खतरनाक है चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड, कौन सा जो पारिस्थितिक पिरामिड है वो हमेशा कैसा रहता है? सीधा रहता है, सीधा रहता है, सीधा रहता है। कैसा रहता है? सीधा रहता है। तो यहां पर अगर बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी, यही ही इसका आंसर होगा। वैसे तो पिरामिड ऑफ, क्यों ऐसा होगा मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा कलर उलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, फूड चेन में क्या होता है पता है? ए को कौन खाएगा? बी खाएगा, बी को कौन खाएगा? सी खाएगा, सी को कौन खाएगा? डी खाएगा। ये फूड चेन है, क्या है? खाद्य श्रृंखला है। तो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ए के पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10%, 10% लॉ आपने सुना होगा, आई थिंक ग्राम 10% लॉ है ना, ग्राम नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने 10% का लॉ दिया था। तो 10% लॉ के अनुसार ए से बी में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है। मतलब ए के पास जितनी एनर्जी थी वो 10% बी के पास गई, बी का जो 10% है वो सी के पास, और सी का जो 10% है वो डी के पास। मतलब एनर्जी कम हो रहा है। अगर ए वाले के पास अगर 1,00,000 जूल, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1,00,000 जूल एनर्जी था, तो बी के पास इसका 10% मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 जूल हो जाएगा। अब इसका 10% सी के पास कितना? 1,000 जूल, एक एक जीरो हटाते जाओ, और इसका 10% ई के डी के पास जाएगा कितना? 100 जूल। और यहीं अगर एक और हो जाता ऊपर में ई, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म, तो यहां पर कितना पहुंचता? मात्र 10 जूल पहुंचता। मतलब डी का 10% किसके पास? ई के पास जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी का रूल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को भी खाए, जिसको खाएगा उसका 10% एनर्जी ही खाने वाले के पास जाएगा। जैसे एक हिरण है, डियर, डियर को जब लायन खाता है ना, तो लायन के पास डियर की बॉडी में जितनी एनर्जी थी उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही इस लायन के पास जाएगा, शेर के पास जाएगा। और वो जो हिरण है वो पत्तियों को खाया है, तो उस पौधे में जितनी एनर्जी थी या उस पत्ती में जितनी एनर्जी थी उसका मात्र 10% ही डियर को मिला है। तो 10% का लॉ आप याद रखेंगे। अब इसमें होता क्या है, एनर्जी का जो पिरामिड हमेशा कम हो रहा है ना, नीचे से ऊपर जाते जाते कम हो रहा है। देखो यहां पर भी पिरामिड ही बन गया है। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होता है, एनर्जी चाहे कोई भी किसी को भी खाए, खाद्य जाल में, सॉरी, खाद्य श्रृंखला में हमेशा एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है? सीधा रहता है। मतलब ज्यादा से कम होते जाता है। क्या होता जाता है? ज्यादा से कम होते जाता है। तो ये सीधा ही बनेगा पिरामिड, है ना, उल्टा तो नहीं बनेगा। और अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर का पिरामिड जो है सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी सीधा और उल्टा बन सकता है। इन्वर्टेड पिरामिड ये नहीं होगा। ठीक है, अब इनको डिटेल में
बताना तो चाहिए, लेकिन आप यही याद रखो, आगे और एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें कर लेंगे अपन। पिरामिड ऑफ एनर्जी वैसे पूछेगा इसी को, है ना, इसी को ही पूछ सकता है, एनर्जी का पिरामिड क्या होता है, उल्टा सीधा कौन सा होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया नहीं है, है ना, उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड नहीं होगा, और क्रिएटिनिन तो होगा ही नहीं। देखो अमोनिया उनमें पाया जाता है जो हमेशा पानी में रहते हैं, है ना, वाटर में पाए जाने वाले, पानी में पाए जाने वाले, क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया थोड़ा कम, यूरिक एसिड उससे कम, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करते हैं, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक, उसके बाद कौन सा, यूरिया, उसके बाद कौन सा, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये आप याद रखेंगे, ये है क्या चीज का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है आपका टॉक्सिसिटी का, ठीक है, किसका सीक्वेंस है, ये टॉक्सिसिटी का सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा अमोनिया, अब देखो अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है, तो उसको उत्सर्जित करने वाले जो जानवर है ना या ऑर्गेनिज्म है, वो किसमें पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर। यहां पर मैं लिखते जाता हूं, मोर वाटर रिक्वायर्ड, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है इन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, मोर वाटर, ठीक है, और इनको थोड़ा कम पानी चाहिए रहता है, यूरिया वालों को, जैसे हम लोग हो गए, है ना, मतलब हमेशा पानी में रहने की जरूरत नहीं है। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जो जानवर रहते हैं वो हमेशा पानी में रहते हैं, ठीक है, किसमें रहते हैं, हमेशा पानी में रहते हैं, हमेशा पानी में, ठीक है, और ये मिडिल वाले हैं, ठीक है, पानी की जरूरत है भी और नहीं भी, मतलब मिडिल, पानी की जरूरत है लेकिन हमेशा पानी नहीं चाहिए। और यूरिक एसिड वाले बर्ड्स वगैरह आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि आपके छिपकली है ना, जिसको लिजार्ड बोलते हैं ना, ठीक है, छिपकली, तो ये जो छिपकली है, चिड़िया है, ये सभी पानी नहीं पीते। कभी भी छिपकली को पानी पीते देखे हो क्या, नहीं पीते देखे, या एकदम कम पानी पीते हैं, जरूरत ही नहीं होती उन लोग को, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड किस फॉर्म पे, सॉलिड के फॉर्म पे, पेस्ट, पेस्ट के फॉर्म पे ये लोग मूत्र विसर्जन नहीं करते बेसिकली, ये क्या करते हैं, अपने सॉलिड वेस्ट के साथ ही बॉडी के वाटर को बाहर कर देते हैं, ठीक है। और यूरिया बेसिकली ह्यूमंस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पूछा गया था मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया, याद रखेंगे। अमोनिया किसका रहेगा, जो हमेशा पानी में रहते हैं, पूछ सकता है भाई, है ना, पानी में रहने वाले कोई जानवर का नाम दिया और इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, तो बोलोगे अमोनिया। चिड़िया वगैरह पूछ दिया, बर्ड हो गया। यूरिक एसिड किसका, जो एकदम हवा में रहते हैं, जिनको पानी की आवश्यकता होती ही नहीं है, बहुत कम पानी की, मतलब वो अपने खाने से ही पानी ले लेते हैं, जैसे ये जो छिपकली कभी पानी नहीं पीती, इसको पानी कहां से मिलता है, इसको पानी मिलता है जिस कीड़े को वो खा लेता है ना, उसकी बॉडी का जो पानी है वो इस छिपकली को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा यूरिक एसिड, किसमें, जो जिनको पानी की जरूरत है ही नहीं, जो हवा में घूमते रहते हैं या इधर उधर, जो पानी नहीं पीते बेसिकली, ठीक है ये। और क्रिएटिनिन नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, विच डिसीज, अच्छा हम लोग नंबरिंग करना ही भूल गए भाई साहब, नंबरिंग, हाँ ये तीसरे क्वेश्चन के बाद नंबरिंग करना भूल गए थे, फटाफट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा है ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चौथा, ठीक, फिर चौथे के बाद यहां पर लिख देता हूं पांचवा, यहां पर ये छठवां क्वेश्चन है ना, और ये हो जाएगा सातवां क्वेश्चन, फिर ये हो जाएगा आपका आठवां क्वेश्चन, ठीक है। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो थोड़ा डिटेल बता रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी, ये देखो आ गया वही क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, ठीक है, कौन सी बीमारी, ग्वाइटर की बीमारी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, घेंगा, घेंगा रोग बोलते हैं क्या, है ना, क्या बोलते हैं, घेंगा रोग होता है, ठीक है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, किसमें होता है, इन चाइल्ड, बच्चों में होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की वजह से होता है, और बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। विच एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन था, नौवे क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है। नवा क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है, डेजर्ट, सूखा, सूखा,
कोरल रीफ की बात कल हम लोग किए थे ना, याद रखना। सूखा है ना, तो सूखा तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनमें बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादकता। उत्पादकता मतलब कि प्रोडक्टिविटी, मतलब कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है या कहां पर उत्पाद सबसे ज्यादा बन रहा है। तो डेजर्ट सूखा में तो पेड़ पौधे होते ही नहीं है भाई, कहां से होगा। ग्रासलैंड में बहुत छोटे छोटे ग्रासेस हैं, ठीक है, फॉरेस्ट भी नहीं होगा। इससे देखो फॉरेस्ट हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उत्पादकता कोरल रीफ की होती है। कोरल रीफ के बारे में हमने कल बात किया है, आप बिल्कुल वीडियो जाकर देखें, बहुत डिटेल से उसके बारे में डिस्कशन किए हम लोग, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ही कोरल रीफ से संबंधित था। तो कोरल रीफ में सबसे ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। कोरल रीफ एक क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 10th, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब, 10वां क्वेश्चन देखो, डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र के किस अवस्था में होता है। देखो जब भी सेल साइकिल की बात करते हैं, कोशिका चक्र की बात करते हैं, तो कोशिका चक्र में 3 फेज होते हैं। कोशिका चक्र में कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं कोशिका चक्र में, ठीक है। कोशिका चक्र में कितने फेज, कोशिका चक्र में हो जाते हैं आपके 3 फेज, ठीक है। अब इस 3 फेज में कौन कौन सा है, नहीं 4 फेज होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये रहा, ठीक है। G1 S G2 M, और इसका सीक्वेंस भी ऐसे ही होता है ना। सबसे बड़ा फेज कौन सा, G1 फिर S फिर G2 फिर M फेज, ठीक है। तो ये जो चारों फेज है इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा यहां पर ना G2 के बाद यहां पर एक G0 फेज भी होता है, याद रखेंगे, कल हमने बात किया था इसका। अब ये जो पूरा 4 फेज है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन कहां पर होता है, एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में, एस फेज में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। G1 ग्रोथ फेज, G2 भी ग्रोथ फेज है, M फेज मतलब माइटोटिक फेज है, वहां पर कंप्लीटली सेल डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाँ 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया वायरस के कारण तो बिल्कुल नहीं होता, मलेरिया बैक्टीरिया के कारण भी नहीं होता, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ के कारण। और प्रोटोजोआ में भी कौन सा, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन कैसे करता है, प्लाज्मोडियम में आपका रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मल्टीपल फिजन। एक होता है बाइनरी फिजन, है ना, द्विविखंडन, और एक होता है मल्टीपल फिजन जिसको बहुविखंडन बोलते हैं, आई थिंक, है ना। तो बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, और ये प्लाज्मोडियम जो है कैसा होता है पता है, डाइजेनेटिक होते हैं, मतलब इनको 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, मतलब इनको ये दूसरे के अंदर रहते हैं, ये एंडोपैरासाइट है। कैसे हैं, अंतःपरजीवी है। कैसे हैं ये, अंतःपरजीवी, परजीवी एंडोपैरासाइट हैं। एक इनको चाहिए रहता है मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो, आई थिंक ई आता होगा, ठीक है। मच्छर चाहिए रहता है, और एक को चाहिए रहता है, एक चाहिए रहता है इनको ह्यूमन, ठीक है, मानव, इंसान, ठीक है। तो मॉस्किटो और ह्यूमन की बॉडी में ये आना जाना इनका लगा रहता है, ठीक है। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में और ह्यूमन की बॉडी में लिवर और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं को ये इन्फेक्ट करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और मॉस्किटो में भी कौन सा, एनाफिलीज मॉस्किटो आपने बचपन से सुना होगा, ठीक है। कौन सा मॉस्किटो, एनोफिलीज, ANOPHELES, एनोफिल्स मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, मच्छर, एनोफिलीज मच्छर जो है, और वो भी फीमेल ना, फीमेल याद रखना, महिला वाली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर कराता है, मतलब ये वेक्टर है,
वाहक है, ठीक है। और फिर प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी में मलेरिया कॉज करवाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है। चलो अब बता दो, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे नहीं बनेगा, है ना। और बता देता हूं थोड़ा टफ वाला, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइड, जॉइड नहीं होगा, जॉइट, स्पोरोजॉइट वाला जो फेज है ये कैसा फेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है। यही क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव, INFEC होना चाहिए, इन्फेक्ट, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज है कौन सा, स्पोरोजॉइट, मतलब कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसका स्पोरोजॉइट वाला स्टेज ही ह्यूमन में ट्रांसफर होता है मॉस्किटो से, ठीक है। चलो इतना डिटेल तो नहीं बताना था वैसे, लेकिन बता दिए, क्या कर सकते हैं, आदत से लाचार, ठीक है। 11वां नंबर, अब आते हैं 12वें नंबर पे, है ना। देखो, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन, ये तो ह्यूमन में होता है, या एनिमल भी बोल सकते हैं, ह्यूमन जानवर ही तो है ना, जानवर हो नहीं आप लोग मैं तो हूं भाई, जानवर में आता हूं, आप लोग भी हो, ठीक है। सेल्यूलोज नहीं, स्टार्च इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनिमल ही तो है, एनिमल किंगडम में आ रहे हैं हम लोग, एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस मैमल्स, है ना, मैमल्स या स्तनधारी ऑर्गेनिज्म, स्तनधारी जानवर हैं हम लोग, ठीक है, मैमल्स, ठीक है। तो देखो, स्टार्च, मैमल्स को स्तनधारी बोलते हैं ना, लेकिन फीमेल में एक्टिव होता है, मेल में नहीं होता, अब ये मत बोलना देखो, सेल्यूलोज जो है प्लांट की सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति से बनी होती है। पूछ दिया जाएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन की, पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है किसका स्टोर्ड फॉर्म है, ह्यूमन में स्टोर्ड फॉर्म है, या इंसानों में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म पे स्टोर होकर रहता है, और पौधों में ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म पे स्टोर होकर रहता है। सुक्रोज नहीं आएगा आंसर, ठीक है। चलो, सुक्रोज भी एक प्रकार का पॉलीमर है। चलो, विच ऑर्गेनेल मोडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन्स, ठीक है, विच ऑर्गेनेल्स मोडिफाइड पैकेज एंड पैकेज प्रोटीन्स, ठीक है। ये है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल मोडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन को संशोधन व पैकेजिंग करता है, प्रोटीन का संशोधन व पैकेजिंग करता है, कौन सा, ये हो जाएगा आपका गोल्जी एपरेटस, ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो ये क्या करता है, राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्या होता है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, यहां पर प्रोटीन का पैकेजिंग होता है और मॉडिफिकेशन होता है। लाइसोसोम नहीं आएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, है ना। गोल्जी बॉडी, हाँ, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि यहां पर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि वाटर की उपस्थिति में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और जो अपने ही सेल को कभी कभी खा जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है, इसलिए आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एपिडर्मल सेल के द्वारा नहीं, गार्ड सेल के द्वारा होता है, मीजोफिल सेल्स नहीं होते, रूट हेयर्स नहीं होते, ठीक है। देखो, हमने कल डायग्राम बनाया था यहां पर, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो कौन से कलर का होता है, काले कलर का, लाल कलर का, नीला कलर का, पीला कलर का, हरे कलर का हमारा पौधा होता है, ठीक है। तो उस हरे कलर के पौधे में, पत्तियों में, हरे कलर की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, हरे कलर की उस पत्ती में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है स्टोमेटा का, है ना। और इधर फिर कुछ और सेल्स भी पाए जाएंगे, ऐसे सब्सिडरी सेल्स जिन्हें कहा जाता है ना, सब्सिडरी सेल्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है।
तो भाई हमको तो काम है इस स्टोमेटा का, इस बीच को, ये जो खुला हुआ एरिया है इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और ये जो दो है ये, इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड, गार्ड भैया, गार्ड सेल बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली इस स्टोमेटा को ऐसे, ये है दो, एक गार्ड सेल दूसरा गार्ड सेल, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ये गार्ड सेल ऐसे ओपन होते हैं, नहीं हो रहा क्या ओपन, ठीक है। ये गार्ड सेल ऐसे ओपन होंगे, ऐसे क्लोज होंगे, ओपन होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गार्ड सेल है यही स्टोमेटा को ओपन करवाते हैं। कब ओपन होता है पता है, कब ओपन होता है, जब इन गार्ड सेल में पानी इंटर कर जाता है, पानी इंटर कर जाता है, H2O इंटर करता है गार्ड सेल में, तब जाकर ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। और वो भी किसकी मदद से, जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम मैलेट की सांद्रता इसके अंदर ज्यादा हो जाता है, तब जाकर पानी बाहर से अंदर जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करके रखना है। तो पानी अंदर गया तो गार्ड सेल फूल जाएगा, और गार्ड सेल फूलेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। फिर जब स्टोमेटा को बंद करना है, ये छेद है उसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टोमेटा को बंद करने के लिए गार्ड सेल से पानी को बाहर भेज दिया जाता है, ताकि स्टोमेटा सिकुड़ जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। Which hormone is known as the emergency hormone? कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? मैंने बताया था आपको, एड्रेनलिन इसका आंसर आएगा। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की, तो ये तो हमारे बॉडी के बेटा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये कौन सी बीमारी करवाते हैं, गोइटर बीमारी, घेंगा रोग करवाता है, आयोडीन की वजह से ही बनते हैं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है ना। और ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, फीमेल, ठीक है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा सिक्रीट होता है। एड्रेनलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। इसे हम लोग फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये, 15वें नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन की, तो विच फेज ऑफ मियोसिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर? अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र संख्या घटती है? मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस और इंटरफेज। तो इंटरफेज नहीं आएगा, माइटोसिस भी नहीं आएगा। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर फटाफट सुन लो एकदम, सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है क्या, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, और एक होता है क्या, मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होते, एक सेल से दो सेल बनेंगे। इनके पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो इनके पास भी 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे, ठीक है। एक सेल से दो सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस जो है ये है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन है। यहां पर होता क्या है, बेसिकली एक सेल से अगर इसके पास 46 कोशिका है तो ये पहले दो में डिवाइड होगा, सॉरी 46 क्रोमोसोम है तो पहले ये दो में डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहां पर ना ये मियोसिस 1 कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, मतलब ये 23 हो जाएगा, ये भी 23 हो जाएगा। फिर ये फिर आगे जाकर दो में डिवाइड होगा, और ये वाला फिर आगे जाकर दो में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 23, 23, 23 और ये 23। मतलब मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और ये है मियोसिस 2 जिसमें जितना क्रोमोसोम था उतना ही क्रोमोसोम गया, ठीक है। तो एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनती है मियोसिस में, लेकिन दो फेज में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। दो बार कोशिका विभाजन होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। और इसमें बेसिकली मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, फिर सेकंड वाले में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, सेम रहता है। बट माइटोसिस की बात करें तो ये इक्वेशनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है। इक्वेशनल, इक्वल
ये रिडक्शनल हाफ है ना, रिडक्शनल डिवीजन मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं हाफ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मियोसिस 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 17 की, 17 लगभग आधे क्वेश्चंस हो गए हैं, 37 क्वेश्चन है टोटल, है ना। 17 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। विच विटामिन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, हाँ ठीक है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए, सी और के नहीं आएगा, विटामिन ई आ जाएगा इसका आंसर। ए के बारे में पता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, सी के बारे में पता है स्कर्वी, और के बारे में पता है विटामिन के ब्लड के थक्का जमने में मदद करता है। अब ई आ गया आपके एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18वां क्वेश्चन, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का स्थान क्या है? देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर 10 स्टेजेस, 10 स्टेप, 10 स्टेप के रिएक्शन के बाद में ये क्या बनाता है? 2 पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है ये? 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाता है। ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का रहता है और पायरुवेट जो है 3 कार्बन का रहता है। मतलब यहां पर 6 कार्बन, यहां पर भी 6 ही है, लेकिन 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया कहां पर होती है? इन साइटोप्लाज्म। कहां पर होती है? हमारे कोशिका में, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। यहां पर मैं लिख देता हूं कोशिका द्रव्य। कहां पर? कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये रहा साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ये था 18, है ना, 18। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम लंग टू हार्ट। तो लंग से लेकर हार्ट तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? देखो मैं यहां पर आपको हार्ट का बढ़िया सा एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक है। फटाक से बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास ये जो आप ऐसे वाला बनाते हो ना, ये वाला असलियत में ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है, लेकिन हमारा रियल वाला हार्ट आप देखोगे ना तो शौक रह जाओगे। वैसा नहीं होता है हमारा हार्ट, ठीक है। ये तो बस प्यार मोहब्बत वाला 14 फरवरी वाला हार्ट है, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं बना देता हूं हार्ट। इतना बड़ा नहीं बनाता, छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये लो, ऐसे कुछ बना देते हैं। ये है 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है, ठीक है। 4 चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर। अब इस 4 चैम्बर में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ब्लड वेसल को ले जाएंगे, ठीक है। पहले मैं इधर एक वो बना देता हूं, लंग्स या फेफड़ा। ये क्या है? एक फेफड़ा है, और इधर साइड भी एक फेफड़ा बना देंगे, ठीक है। एक ही फेफड़ा बनाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, डबल में कंफ्यूजन मत हो, है ना। एक ही फेफड़ा बनाए। अब होता क्या है पता है? यहां से मैं कलरफुल बना रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। यहां शुद्ध रक्त आएगा लंग्स से, ठीक है। शुद्ध रक्त यहां जाएगा लंग्स से, तो शुद्ध रक्त को मैं यहां से भेज देता हूं ये, ठीक है। थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, ठीक है। यहां से शुद्ध रक्त जा रहा है इसमें, और ये शुद्ध रक्त फिर यहां से ऐसे जाकर पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। और फिर इस वाले से, पूरी बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो इस वाले में आएगा। पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त इधर से पूरी बॉडी से आ रहा है, ऊपर और नीचे से, और ये अशुद्ध रक्त इधर जाके ये जाएगा हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाकर ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, ठीक है। लंग्स में जाकर ये शुद्ध हो गया, ठीक है। और इधर जो यहां पर हम लोग एक टिश्यू बना देते हैं, क्या बनाएंगे? उतक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उतक। क्या बना रहे हैं? उतक।
टिश्यू, ठीक है, आजा भाई, ठीक है, ऊतक, टिश्यू बना दिए। अब इस टिश्यू में बेसिकली जाएगा हमारा शुद्ध रक्त, ठीक है, टिश्यू में बेसिकली हमारा जो शुद्ध रक्त है वो ऐसे जाएगा, ये रहा, और इस टिश्यू को शुद्ध रक्त क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। ले भाई, तो ऑक्सीजन रख, और टिश्यू के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको ले लेता है, ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये अशुद्ध रक्त बनेगा और ये फिर जाएगा उधर, और ये ऊपर तरफ से आ रहा है, ये जो है ऊपर तरफ के टिश्यू से आ रहा है, ये वाला जो है इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा करके होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफर होता है। अब लाल कलर का जो भी दिख रहा है आपको, लाल कलर का जो भी रक्त दिख रहा है, मतलब ये क्या है, शुद्ध रक्त को ले जा रहा है, ये इधर ले जा रहा है, ठीक है, ये इधर ले जा रहा है, ये इधर, ये जा रहा है आपका इधर, ये इधर, ठीक है, ऐसे, ये, ठीक, ये इस तरीके से पूरा रक्त का ट्रांसफर हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, जब रक्त जो है पूरी बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, वेना के, सॉरी, एवोर्टा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है रक्त, एवोर्टा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, महाधमनी जिसे बोलते हैं, मतलब एवोर्टा निकलता है, उसके बाद और छोटे छोटे धमनी में बढ़ जाता है, ठीक है, एवोर्टा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एवोर्टा। यहां पर पूरी बॉडी में रक्त, जो अशुद्ध रक्त है वो हार्ट में आ रहा है पूरी बॉडी से, वो किसके थ्रू, वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये सुपीरियर, सॉरी, इंफीरियर नीचे वाले को और सुपीरियर ऊपर वाले को बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को ला रहा है, पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त को ले जा रहा है एवोर्टा, ठीक है, और उसके बाद अब ये वाला जो आया, ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है हमारे लंग्स में। अशुद्ध रक्त को हार्ट से लंग्स तक ले जाने वाला कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त को हार्ट से लंग्स में ले जाने वाला जो ब्लड वेसल है वो होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो है पल्मोनरी वेन होता है, जो कि हार्ट से, सॉरी, लंग से, पल्मोनरी वेन, लंग्स से रक्त को ब्लड में ले जा रहा है। कौन सा रक्त ले जा रहा है, यहां पर ये प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, ठीक है, और ये कौन सा ब्लड ले जा रहा है, ये इम्प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में क्या अंतर समझते हो, इम्प्योर ब्लड मतलब यहां पर, प्योर ब्लड मतलब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, और इम्प्योर ब्लड मतलब यहां पर क्या है, CO2 है, इम्प्योर ब्लड, CO2 प्रेजेंट है इस ब्लड में, ठीक है। तो हमने पूरा चीज देख लिया यहां पर। अब क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है, तो फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन सी ब्लड वेसल ले जाती है, पल्मोनरी वेन। क्या यहां पर पल्मोनरी वेन है, जी हां, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये रहा आपका पूरा हार्ट सिस्टम। अगर इसको समझ गए होगे तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बहुत आसान है। ये हार्ट है, 4 चेंबर है, एक तरफ शुद्ध रक्त बहता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब देखो, नीले कलर में जो बनाया हूं उसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है। रेड कलर में बनाया हूं वो क्या है, शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। तो शुद्ध रक्त किसको चाहिए, हमारे कोशिकाओं को चाहिए, तो शुद्ध रक्त यहां से जा रहा है कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लेके आ रहा है हार्ट में, और वो हार्ट फिर पंप कर रहा है किसको, ऑक्सीजन रहित रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जिसको हम लोग अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं, उसको लंग्स तक या इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक भेज रहा है। लंग्स क्या करता है, लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम, प्यूरिफाई दी ब्लड, हमारे रक्त को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करा रहा है। हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसको ब्लड में मिला रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो ब्लड से लेकर बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स का काम। चलो भाई साहब आगे बढ़ जाएं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 19वां नंबर का। अब आते हैं हम लोग 20वें नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। विच इकोलॉजिकल इंटरैक्शन बेनिफिट्स बोथ ऑर्गेनिज्म, कौन सा पारिस्थितिक संबंध दोनों जीवों का लाभ पहुंचाता है, मतलब दो जीव आपस में साथ साथ हैं, और इनमें से कौन सा जो संबंध है वो दोनों जीवों को लाभ पहुंचाता है। मतलब ए और बी, कोई दो जानवर है ए और बी, जैसे कि मैं बता देता हूं एग्जांपल,
कल पढ़े थे हम लोग लाइकेन। लाइकेन में एक होता है क्या, एल्गी, और एक क्या होता है, फंजाई। ये दोनों एक दूसरे को ना पॉजिटिव पॉजिटिव फायदा देते हैं, है ना। मतलब मैं तेरे को ये दे रहा हूं, तू मेरे को वो दे, ऐसा, ठीक है। खाना बनाने का काम कौन करता है, एल्गी करता है, और घर कौन देता है, फंजाई देता है, और फंजाई न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है एल्गी को, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, इसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जिसमें दोनों को फायदा ही होता है। और पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को घाटा, ठीक है, एक को फायदा एक को घाटा, मतलब एक पैरासाइट है, परजीवी है, और दूसरा होस्ट है। परजीवी पैरासाइट को फायदा है, होस्ट को घाटा है, ठीक है। और प्रीडेशन में भी एक को फायदा एक को घाटा। प्रीडेशन में क्या है, शिकार में एक शिकार है और एक शिकारी है, तो जो शिकारी है उसको फायदा होगा, शिकार को घाटा होगा, प्रे को लॉस होगा और प्रीडेटर को फायदा हो जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन में तो दोनों को लॉस हो जाता है, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, है ना, दोनों को हार्म होगा कंपटीशन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग बात करते हैं 21st, ठीक। यहां पर विच डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से ही पता चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, डिप्थेरी, डिप्थेरिया आई थिंक, कौन सा तो नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है, पिछले वीडियो में बताया हूं, है ना। मतलब उस बैक्टीरिया के नाम पे भी लास्ट में डिप्थेरी ही लिखा रहता है, ठीक है। डिप्थेरिया एक बीमारी है जो कि एक ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस बैक्टीरिया के नाम में दूसरा जो नाम है, दो नाम का होगा, तो पहला नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, दूसरा नाम डिप्थेरी ही होगा, है ना, डिप्थेरी ही है, मुझे कंफर्म है, दूसरा नाम, पहला नाम याद नहीं आ रहा है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, लेकिन अभी मुंह में है वो आंसर याद ही नहीं आ रहा है, ठीक, खैर आप लोग पिछला वीडियो जरूर जाके देखेंगे, है ना। 22nd नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट लूज वाटर वेपर इज कॉल्ड, ठीक है। पौधों द्वारा जल वाष्प के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन हमने बताया है, गटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वाष्पोत्सर्जन इसे कहा जा सकता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी का लॉस होता है पौधों से गर्मी के दिनों में पानी का लॉस होना, पत्तियों के द्वारा पानी वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है ना, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसलोकेशन में तो खाने का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। रेस्पिरेशन श्वसन है बेसिकली। गटेशन में ना वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म पे आप देखे होंगे, ठंड के दिनों में जब शीत होती है ना, शीत वर्षा होती है, तो नहीं, शीत नहीं मत याद रखना, जब ठंड के दिनों में या कभी भी आप देखना, सुबह सुबह जब देखोगे ना, तो पौधों के छोटे छोटे ग्रासेस की जो पत्तियां हैं उसमें पानी के बूंद आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो पानी के जो बूंद है, या पौधों में जहां पर भी आप देखोगे सुबह सुबह पानी के बूंद पत्तियों में दिखाई देते हैं, वो इसी गटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बाहर आए रहते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म पे। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा ये 23, कौन सा क्वेश्चन है ये, 23 नंबर का क्वेश्चन है। द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन सोमैटिक सेल इज, मानव के दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, दैहिक कोशिकाएं, ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब एक होता है गैमेट सेल, है ना, युग्मक कोशिकाएं, और एक होता है सोमैटिक सेल। तो गैमेट सेल, सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल मतलब हमारी बॉडी की सभी कोशिकाएं, सिर्फ गैमेट सेल, स्पर्म और ओवम को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे हमारी स्किन में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सोमैटिक सेल है, दैहिक कोशिकाएं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड अर्थात 2n होता है, ठीक है। अब 2n है तो हमारी बॉडी में डिप्लॉइड का नंबर कितना होता है, 2n मतलब 44 नहीं होगा, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है सोमैटिक कोशिकाओं में। मतलब हमारे बॉडी के हर एक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। सिर्फ गैमेट सेल की बात करते हैं, गैमेट सेल में ही क्रोमोसोम का नंबर जो है, गैमेट सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, हाफ होगा, हैप्लॉइड n, और यहां पर 46, यहां पर 23, ये
23 क्रोमोसोम गैमिट सेल में, युग्मक कोशिकाओं में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? युग्मक, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। यहां पर एग्जांपल में लिख सकते हो स्किन सेल, ठीक है। क्या लिख सकते हो एग्जांपल में इसके? स्किन सेल, हमारे त्वचा की कोशिकाएं, पूरी बॉडी की कोशिकाएं वैसे तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 24 नंबर का, ठीक है। विच ऑर्गन स्टोर यूरिन टेम्परली, मूत्र को अस्थायी रूप से कौन सा अंग संग्रहित करता है? क्या किडनी मूत्र को संग्रहित करता है? नहीं, यूरिन का फिल्ट्रेशन करता है। ये तो क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन का नहीं, ब्लड का फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन, मतलब मूत्र निर्माण में मदद करता है। यूरेटर जो है, अगर हम किडनी की बात करते हैं, किडनी का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना देता हूं, चलो, ठीक है। तो ये है किडनी, बीन शेप का, और यहां से ऐसे जो ट्यूब निकलती है ना, इसको कहा जाता है क्या? यूरेटर। ये ऐसे, ये है यूरेटर, जो कि क्या करता है? मूत्र को किडनी से ऐसे नीचे एक यूरिनरी ब्लेडर होता है या मूत्राशय होता है, जिसमें ले जाता है। ये उधर से भी एक और किडनी रहेगा, है ना, एक ही बना दिया हूं यहां पर। ये मूत्राशय है। तो मूत्राशय में मूत्र को, यूरिन को कहां से लेके आ रहा है? किडनी से लेके आने वाला कौन है? ये है यूरेटर। यूरेटर, ठीक है, यूरेटर। तो यूरेटर तो आंसर नहीं होगा, है ना, किडनी भी आंसर नहीं होगा। हमें क्या पूछा गया है? मूत्र का स्टोरेज कौन करता है ना? यूरिनरी ब्लेडर। ये है यूरिनरी ब्लेडर। क्या है ये? यूरिनरी ब्लेडर, जो कि क्या करता है? मूत्र का स्टोरेज टेम्पोरली स्टोर करता है। यूरेथ्रा नहीं होगा। यूरेथ्रा तो बेसिकली यूरिन को जहां से पास किया जाता है, यूरेथ्रा, है ना, यूरिन को बॉडी से जहां से बाहर किया जाता है, उसे यूरेथ्रा कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिस ट्यूब के थ्रू, जिस नली के थ्रू पास किया जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करते हैं, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, क्यूटिकल नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या है पता है? ये हमारी कोशिकाओं में कुछ वाहिकाएं बोलते हैं, आई थिंक वैक्यूल, है ना। तो हमारी बॉडी में जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल को आई थिंक वाहिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाहिकाएं कहा जाता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता दे रहा हूं डिटेल में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पता है, विटामिन ए की कमी से नहीं होता, विटामिन B12 की कमी से नहीं होता, ये होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स, और वयस्क में, एडल्ट में होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी मतलब हड्डी से संबंधित बीमारी है, बोन रिलेटेड डिसीज है ये एडल्ट में। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स, चिल्ड्रन में रिकेट्स की बीमारी, ये भी सेम बीमारी है, सेम ही बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होता है, सेम बीमारी है, बच्चों में होता है लेकिन, ठीक है। और अगर एडल्ट में बोले, वयस्क में, तो उसी बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। बाकी विटामिन के बारे में आपको पता है। विच टाइप ऑफ, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 25, ये है 26, ठीक है। और 26, ये क्वेश्चन नंबरिंग लिखने का सिर्फ एक ही पर्पस है। किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे, सर क्वेश्चन नंबर इतना में डाउट है, तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन की देखो, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, वायवीय श्वसन, वायवीय, ठीक है, वायवीय श्वसन। तो भाई वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तो वायवीय हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। एक होता है एनारोबिक या अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय, और एक होता है अवायवीय। तो भाई अवायवीय मतलब एनारोबिक, यहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं रहता, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। अवायवीय मतलब क्या, जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित है। तो हमें पूछा वही गया है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 28 की, ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब, 28 नंबर का क्वेश्चन। आज का तो सेशन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन मैं दावे के साथ बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका कल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बनेगा ही बनेगा, यही से तो क्वेश्चन आना है ना। विच पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, कौन सा पिरामिड उल्टा होता है। तो वही है, हमें देखना है क्या, एनर्जी का पिरामिड बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा कैसा होता है, हमेशा ऑलवेज सीधा, अपराइट, ठीक है, ऑलवेज सीधा होता है एनर्जी का पिरामिड। बायोमास का पिरामिड सीधा उल्टा, इसमें पूछा गया हमें इन्वर्टेड, ठीक है, बायोमास का पिरामिड ही उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जा रही है ना, इसकी एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो सबसे पहले नीचे सबसे पहले कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे पौधे, माइक्रो प्लांट्स, सूक्ष्म पौधे, जो कहां पाए जाते हैं, उधर पाए जाते हैं, किधर, जल में, ठीक है। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे जानवर, जो कि किसको खाते हैं, जो कि हमारे फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे। अब इस जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, इसको खाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अब इस छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कौन खाएंगे, स्मॉल फिशेस, छोटी मछलियां, ठीक है, और छोटी मछलियों को कौन खाएगा, लार्ज फिशेस, ठीक है, छोटी मछलियों को कौन खाएगा, लार्ज फिशेस खाएंगे। तो अगर आप देखेंगे यहां पर बहुत छोटे फाइटोप्लैंक्टन मतलब बहुत छोटे पौधे, उनका वेट बहुत कम रहेगा, उसके बाद उनसे ज्यादा वेट जूप्लैंक्टन जो उनको खाएंगे, उसके बाद उनसे ज्यादा वजन इंसेक्ट का जो इनको खाएंगे, उसके बाद इंसेक्ट से ज्यादा वजन छोटी मछलियों का जो इनको खाएंगे, और उसके बाद बड़ी मछलियों का वजन छोटी मछलियों से ज्यादा। तो यहां पर हो क्या रहा है पता है, ऐसे हो रहा है, वजन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा, क्या होगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा, किसका, बायोमास का, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नंबर का पिरामिड नहीं होगा, ऑल पिरामिड्स तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है, इकोलॉजी का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 29, हाँ 29 क्वेश्चन की यहां पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो रहा है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन ये बोलता है, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनेल या कौन सा कोशिकांग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है, कौन सा जो कोशिकांग है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। हमने बात किया था, एक कोशिकांग है जो क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है, कौन सा, जहां पर कोशिका की डेथ हो जाती है ना, कोशिका की क्या हो जाती है, जहां पर डेथ हो जाती है। गोल्जी बॉडी नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग क्योंकि यहां पर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पूरे सेल को ही खा जाते हैं, है ना। सुसाइडल, आई थिंक सुसाइडल का स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो मैं इसको आत्महत्या की थैली भी तो लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है
हैं हमारे हिंदी प्रेमियों से, हिंदी प्रेमियों के लिए, आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29 खत्म, 30 ज्यादा नहीं बचा है अब, है ना। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन अकर इन, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? ब्रोंकाई नहीं, ट्रैकिया नहीं, एल्वियोलाई इसका आंसर है ना। हमारे लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर ऐसे कुछ कुछ गुब्बारे नुमा संरचना, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। और इन्हीं एल्वियोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे ये एक ब्लड वेसल यहां से मैं गुजार देता हूं, है ना। तो भाई इस ब्लड वेसल में अगर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है CO2, तो इस CO2 को ब्लड इसको दे देगा और यहां पर O2 रहेगा, इसको ये ले लेगा O2, ये CO2, और ये CO2 जाएगा बाहर, नाक के बाहर CO2 जाता है और यहां से जो अंदर आते रहता है वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है ना। तो ये एल्वियोलाई में ये एक्सचेंज होने का काम होता है। एल्वियोलाई में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में, ठीक है, जिन्हें कुपिकाएं भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? कुपिकाएं, ठीक है, क्या बोलते हैं? कुपिकाएं बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर? कौन सा जो न्यूट्रिएंट है ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वृद्धि और उतक मरम्मत के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, प्रोटीन इसका आंसर याद रखोगे, विटामिन भी नहीं होगा। चलो प्रोटीन याद रखेंगे, ठीक है ना। चश्मा, प्रोटीन। विच डिसीज, कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये? कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 31, ये हो जाएगा 32 क्वेश्चन, है ना। विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो? सबसे आसान क्वेश्चन। मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग को फैलाता है? डेंगू नहीं होगा, मलेरिया इसका आंसर हो जाएगा, पता है हमको, चिकनगुनिया और फाइलेरिया नहीं होगा, ठीक है। फाइलेरिया के लिए आपको याद रख लेना है क्यूलेक्स मॉस्किटो। फाइलेरिया को कौन सा मॉस्किटो फैलाता है? फाइलेरिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पांव। क्या बोलते हैं फाइलेरिया को? हाथी पांव बोलते हैं। और इसे फैलाने वाला कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, मादा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया के लिए याद रखना, हाथी पांव इसका नाम है बीमारी का, ठीक है, फाइलेरियसिस। और ये फाइलेरियल वर्म होता है, ये एक प्रकार का क्या है? फाइलेरियल वर्म या क्रीमी है ये, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स या हमारे जो लिम्फ नोड होते हैं पैरों के, उनमें जाकर ये इन्फ्लेमेशन करवा देता है, सूजन करवा देता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 33 की, तो 33 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड? वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी नहीं होगा, जेनेटिक्स, वंशागति, ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होना, आदान प्रदान नहीं, जाना, ट्रांसफर होना, आदान प्रदान तो फिर लेना देना हो गया ना। एक किसी भी जनरेशन में, जैसे मम्मी पापा से बच्चों में कैरेक्टर्स का जाना क्या कहला रहा है? वंशागति की या इनहेरिटेंस कहलाता है, और इसकी स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं हम लोग, 33 के बाद आता है 34, है ना, यही तो आता है शायद, 34 क्वेश्चन नंबर है। चलो, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में अनुपस्थित और पादप कोशिका में उपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग? राइबोसोम सब में पाया जाता है, नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाया जाता है, पादप और एनिमल दोनों में। न्यूक्लियस भी सब में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पौधा में पाया जाता है, ओनली प्लांट्स, ठीक है, ओनली प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन क्या बोलता है? द नॉर्मल पीएच ऑफ
ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, मानव रक्त का समान पीएच लगभग कितना होता है? सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? 6.87, नहीं ये हो जाएगा 7.4, मानव रक्त का लगभग पीएच होता है ये 7.4, ठीक है, और 8 भी नहीं होगा। याद रखने वाली चीज है वैसे ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए, सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब रिकेट्स, विटामिन डी, ये है अपना एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई है, और विटामिन के ब्लड के थक्का जमने में काम करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए 37। चलो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जीवों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों और पर्यावरण के बीच, जीवों और पर्यावरण के बीच मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग पर्यावरण, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो। कैसे इंटरेक्शन हो रहा है भाई? हम जीव हैं, हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हवा क्या है? पर्यावरण ही तो है, पर्यावरण का पार्ट है। पानी क्या है? पर्यावरण का पार्ट है ना। और क्या कर रहे हैं? मिट्टी में रह रहे हैं, मिट्टी में खाना उगा रहे हैं, पर्यावरण का पार्ट है, ठीक है। तो यही जो इंटरैक्शन है जीवों और पर्यावरण के बीच में, जो इंटरैक्शन है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को कहते हैं भाई साहब इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो यहाँ पर 37 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं आए तो एक बार दोबारा देखो, दोबारा देखो, और 3 बार में तो समझ आ जाएगा, 4 बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 बार में आराम से समझ आ जाएगा। कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन नंबर में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और फीडबैक जरूर दें, कैसा रहा सेशन। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, और शेयर तो आप कर ही देंगे, और सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि टीचर भर्ती आ रही है भाई साहब, तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, तो मिलेंगे और किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।